नव क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पहले ही फर्स्ट से लेके 10 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं यूजीसी नेट जैन 2017 के। अब हम सॉल्व करेंगे 11 क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हैजार्ड इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। कौन से इनमें से हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल होता क्या है। हाइड्रो मीन्स वाटर से रिलेटेड और मेट्रोलॉजिकल मीन्स एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। तो जो डिजास्टर्स वाटर से, पानी से या फिर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होती हैं तो उनको हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कहते हैं। इनके एग्जांपल है फ्लड, स्नो एवलांच, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, सुनामी एक्सेट्रा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा। इस केस में जो पानी से रिलेटेड और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड नहीं है वो हमारा आंसर होगा सी इरोजन। सी इरोजन क्या होता है, इसको कोस्टल इरोजन या फिर बीच इरोजन भी बोलते हैं। कोस्टल इरोजन या सी इरोजन एक प्रोसेस है, बहुत लंबा चौड़ने वाला प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत टाइम लगता है होने में, और ये पानी की वजह से ही होता है, बट मेट्रोलॉजिकल नहीं है ये। और जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया है, इसके एग्जांपल्स है साइक्लोन्स एक्सेट्रा, तो ये सब सी इरोजन के है। इसलिए हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल्स में सी इरोजन इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल। सही आंसर होगा सेकंड, जबकि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सुनामी ये सभी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर के हैजार्ड्स के एग्जांपल्स हैं। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑफिस, जब एक प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं होल्ड कर रहा, उनके अच्छे बिहेवियर के बेस पे कौन उनका ऑफिस होल्ड कर सकता है। इनमें से कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन है। गवर्नर ऑफ स्टेट नो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नो, जजेस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, तो सी इज द आंसर। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी नहीं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, तो इनका आंसर होगा सी। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर शुड बी सेकंड, सी ओनली। 13th क्वेश्चन है पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन। वैल्यू एजुकेशन का पर्पस बेस्ट कब सर्व किया जाता है, ये सर्व होता है ह्यूमन वैल्यूज में, ठीक है, ना ही किसी सोशल ग्रुप पे या फिर किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होता, किसी कल्चर से भी रिलेटेड नहीं होता। बेस्ट पर्पस एजुकेशन का है ह्यूमन वैल्यूज को निखारा जाए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन वैल्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, यस ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा। विच कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो ये आंसर गलत है। डज नॉट रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा लोकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो बी सही आंसर है इसमें। देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट डिक्टेट ऑफ स्टेट दे रिप्रेजेंट, तो जिस स्टेट से वो रिप्रेजेंट करते हैं उनको उसी स्टेट में जाकर वोट करना ज़रूरी नहीं है, तो ये भी सही आंसर है। नो यूनियन टेरिटरी हैज़ रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा, गलत है ये, क्योंकि यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो ये 4 यूनियन टेरिटरीज है, तो ये रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा में, तो ये कह रहा है कि नहीं करती, तो हमारा ये आंसर भी गलत है। तो सही आंसर हमारे पास कौन से आए, बी एंड सी। कोट्स देखते हैं, सेकंड आंसर बी एंड सी इज करेक्ट। नाउ 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट necessarily the immediate consequence of proclamation of president's rule in state। जब भी president rule लागू हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो उसका immediate consequent कौन सा नहीं है। here this is asking not, तो हम देखेंगे कौन सा नहीं है। तो dissolution of state of ministers in state का state मिनिस्टर्स की डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं या फिर उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं, तो ये एक इमीडिएट कॉन्सिक्वेंट नहीं है कि स्पेशली तभी लेना ही लेना है, तो ये गलत है। रिमूवल ऑफ काउंसिल मिनिस्टर इन स्टेट, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि काउंसिल मिनिस्टर्स को स्टेट के रिमूव कर दिया जाए। टेक ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर सकती है। यूनियन गवर्नमेंट कौन सी होती है, 4 यूनियंस की, तो ये भी करेक्ट है।
अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ सेक्रेटरी, न्यू चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करना इज नॉट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, तो ये इमीडिएटली एक्शन लेने वाला पॉइंट नहीं है, तो ए एंड डी आर नॉट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, ए एंड डी first, the code first will be the correct. In which teaching method learner participate is made optimal and proactive, कौन सा पार्टिसिपेशन है लर्नर्स का वो ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव होता है, यानी कि पहले से ही एक्टिव होता है। इसमें बोलते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में दोनों ही लर्नर्स और टीचर्स दोनों ही प्रोएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही प्रिपेयर करके आते हैं किस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है एंड ऑल, तो थोड़ा सा माइंडसेट पहले ही कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट। वन ऑफ मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स ऑफ एक्शन टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू, कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस, मतलब टीचिंग अच्छे से हो रही है, इसको कौन सा फैक्टर रिलेट करता है, सोशल सिस्टम ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, नो, एजुकेशन सिस्टम। टीचिंग से रिलेटेड कौन सा है मेन, एजुकेशन सिस्टम, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब आती है असर्शन की। असर्शन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। ये कहता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएट अगर हम करते हैं फॉर्मेटिव तरीके से तो वो एक्सेलरेट करता है, पेस ऑफ लर्निंग को बढ़ाता है। उसका रीज़न बताया गया है एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल, जबकि उसका रीज़न कहता है कि एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। वो कहता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा रिलायबल है। स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि समेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा रिलायबल होता है फॉर्मेटिव से, बिकॉज समेटिव इवैल्यूएशन में हम बहुत सारी सर्चेस करते हैं और रिसर्च की जाती है और ये ज़्यादा टेस्ट से होकर गुजरता है, तो इसके लिए समेटिव ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, और अगर ये बिल्कुल ही गलत है तो ये इसका रीज़न भी नहीं है। तो ए इज़ ट्रू but R is false. Okay, the third code is correct, that A is true, R is false. Which of the following set of statement represent acceptable proposition in respect of teaching learning relationship? Teaching और learning के relationship में कौन सा statement acceptable है? तो when student fail in test, it is teacher who fails. ये correct है। जब स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो टीचर भी फेल मानी जाती है। एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, हर एक टीचिंग का एम क्या होना चाहिए कि लर्निंग मिले स्टूडेंट्स को, ये भी करेक्ट है। फिर कहते हैं देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस। अगर हम एक टीचर टीच कर रही है लेकिन बच्चे सीख नहीं पा रहे तो यस ये हो सकता है। देयर कैन नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, अगर हम सिखाएंगे ही नहीं तो कोई लर्निंग नहीं होगी, तो ये गलत है, क्योंकि लर्न किया जा सकता है बिना सीखे भी। टीचर टीचेस बट लर्न ऑल्सो, ये भी करेक्ट है। रियल टीचिंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग, नहीं ये गलत है। तो इट मीन्स हमारे सही आंसर कौन से मिले थे हमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो ये कोड में चेक करते हैं। सेकेंड इज करेक्ट आंसर, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। Question number 20 is assertion and reasoning based. Learning is a lifelong process. Yes, learning lifelong process है, लेकिन reason इसका दिया गया है learning is to be useful, must be linked with life processes. Learning useful है और इसको life processes के साथ link होना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन ये करेक्टली रीज़न नहीं दे रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा assertion को। तो दोनों ही ठीक हैं, both A and R are correct, but R is not correct explanation of A, so second would be the correct answer. 21th क्वेश्चन पूछता है effectiveness of teaching has to be judged in term of, टीचिंग को किस टर्म में जज करना चाहिए, उसको जज करना चाहिए कोर्स कवरेज, कोर्स में क्या क्या कवरेज हो रही है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है या नहीं उसमें, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट ने क्या सीखा उससे, यूज़ ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम, किस तरीके के टीचिंग एड्स यूज़ किए गए हैं क्लासरूम में, तो व्हाट शुड बी द आंसर, थर्ड, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स ने उससे क्या सीखा। करेक्ट आंसर थर्ड है। बिलो आर गिवन टू सेट्स, रिसर्च मेथड फर्स्ट सेट में है और डाटा कलेक्शन टूल्स सेकंड सेट में है, तो इन दोनों सेट्स को मैच करना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड सोर्सेज, एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन सा होता है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है इसका, तो इसके लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, डाटा कलेक्शन टूल्स कौन से होते हैं इसके लिए, स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट।
ओके, देन एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। मैंने इन सभी रिसर्च मेथड्स एंड स्टेप्स और टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर पहले ही लेक्चर दे चुकी हूँ, तो आपको उसको डिटेल में देखिए उन लेक्चर्स को। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मेरे हैं उसमें। तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड टाइपिकल करेक्टरिस्टिक्स यूज होती है इसके लिए। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आया, डिस्क्रिप्टिव मीन्स एक डिस्क्राइब कर दिया गया है कि ये सर्वे करना है, तो इसमें क्वेश्चन आयर्स दिए जाते हैं। हिस्टोरिकल मेथड के अंदर टेस्ट कैसे यूज़ होता है, हिस्टोरिकल मेथड यूज़ करता है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटास। तो हमारा थर्ड डी का क्या बना, फर्स्ट। सो हम अगर इन सब को मैच करते हैं तो हमारा ABCD के अकॉर्डिंग आंसर शुड बी एक्सपेरिमेंटल मेथड इज थर्ड एंड देन B इज फोर्थ, देन इट इज सेकेंड एंड 1। तो आंसर होना चाहिए सेकेंड। क्वेश्चन पूछता है इशू ऑफ रिसर्च एथिक मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। रिसर्च के किस स्टेज पर रिसर्च एथिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंटली कंसिडर किया जाता है। रिसर्च एथिक्स को इसको रिसर्च एथिक्स को कंसिडर किया जाता है फाइनल स्टेज जब होती है, जब हम अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लिस्ट कर रहे होते हैं कि हमारी ये फाइंडिंग्स है और हम बता रहे होते हैं कि इसमें हमने बिल्कुल एथिक्स को ध्यान में रखा है और कोई भी गलत डिसीज़न नहीं दिया है कि और अपने सब्जेक्टिवली कोई डिसीज़न नहीं दिया है, सब कुछ एज़ पर द एथिक किया है। तो इसके लिए भी आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल बताई है। तो आंसर क्या होगा, एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग। फोर्थ आंसर 24th है, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिपोर्ट फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब। इनमें से किस में रिपोर्ट फॉर्मेट फॉर्मली प्रिस्क्राइब किया जाता है। फॉर्मली प्रिस्क्राइब मीन्स जो कि प्रिस्क्राइब होता है हायर अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो वो होता है डॉक्टरल लेवल थीसिस। जब डॉक्टरल लेवल के थीसिस प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल PhD के टाइम पे या उससे हायर लेवल की स्टडीज़ के टाइम पे, तो उनको डॉक्टरल डिग्रीज भी दी जाती हैं। तो ये एक करेक्ट आंसर है। ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर्मली प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर, वर्कशॉप एंड सेमिनार और सिम्पोजिया, ये सब भी ठीक है, तो आंसर फॉर्मली के लिए है फर्स्ट। 25th क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने कंडक्ट किया इंटरव्यू सेशन टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, एंड स्टूडेंट्स विद व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इनहांस पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स। और उसके पीछे उनका रीज़न क्या था कि वो जाने, एक्सप्लोर करें कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये लोग स्कूल के प्रोग्राम्स में अच्छे से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो ये किस टाइप का रिसर्च है, टाइप ऑफ रिसर्च मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ देखिए। इवैल्यूएशन रिसर्च है, फंडामेंटल, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। ये है एक्शन रिसर्च का एग्जाम्पल, क्योंकि हम एंड रिजल्ट उसका एक्शन क्या होगा कि क्या वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हम ये चेक कर रही है, प्रिंसिपल ये चेक कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन है, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एक्शन रिसर्च का रिसर्च के ऊपर ही ये क्वेश्चन है और ये मोस्टली आता है, डिफरेंट रिसर्च के स्टेप्स के बारे में आता है, तो आपको सभी टाइप ऑफ रिसर्च के स्टेप्स पता होने चाहिए। वो भी मैंने डिस्कस किया है रिसर्च के लेक्चर्स में। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं। हम सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं मीन्स उसको काम में लेकर आते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग्स निकली, तो उसका जो एक्शन है क्या उसका रिजल्ट आया, एक्शन क्या हुआ वो चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लान, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व एंड एक्ट। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा स्टेप लॉजिकल लग रहा है, ये जो नीचे गिवन है। इन सभी स्टेप्स को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम पहले फॉर्मुलेट की जाती है, फिर हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, हाइपोथेसिस ए, हाइपोथेसिस बी, फिर उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके लिए, फिर डाटा को एनालाइज किया जाता है, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको, फिर उसके लिए जर्नलाइजेशंस बनाए जाते हैं और कंक्लूज़न बताया जाता है थीसिस के रूप में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस है पैसेज से रिलेटेड। मैं चाहती हूँ कि एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँ पैसेज के लिए, ताकि हम सभी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन सेपरेटली डिस्कस कर सके, और उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी।
नव क्लासेस देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए आपके ईमेल आईडी में जैसे ही मैं नया लेक्चर अपलोड करूं। नव क्लासेस में हम सभी कॉमर्स के लेक्चर और यूजीसी नेट के लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अपने फ्रेंड्स को भी कहो ताकि वो आकर नव क्लासेस ज्वाइन करें और हम सभी ग्रुप में पढ़ सकें। कोई भी क्वेश्चन या क्वायरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।